अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और जो म्यूज़िकल चेयर्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जारी है वो आप सब लोग जानते हैं। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपना एक सिलेबस भी दे चुका है और आपको एक नम्स की किताबें भी जो है वो बता चुका है कि नम्स जो है वो एग्ज़ाम लेने जा रही है। और अब तक आपको यही पता लग गया है कि एनटीएस जो है आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगी। अच्छा, जब से ये सारा मामला चल रहा है तब से एक तूफ़ान जो है वो आया हुआ है पूरे मुल्क पे। और आप देख रहे हैं कि लोग कोर्ट्स में चले गए हैं, एक हाइप है जो क्रिएट हुई हुई है और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, हुआ ये है कि मुझे धड़ाधड़ और तड़ातड़ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि अब पेपर नम्स के पैटर्न पे होगी, तो अभी जो टेस्ट हुआ था नम्स के 11 अक्टूबर को, तो उसका पेपर अगर मेरे पास है तो मैं उसके सोल्यूशन बच्चों के साथ शेयर करूं और बच्चों को बताऊं कि वो कैसे जो है पेपर हुआ है। तो पहली बात तो मैं जो आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वो ये है कि वो पेपर मैंने देखा है आप लोगों के लिए, इट्स वेरी इजी। दूसरा, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊं और वीडियो लेक्चर में उस पेपर में जितने सवाल हैं वो सब के सब आपसे डिस्कस करूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो जो पेपर एनटीएस वालों ने लिया है नम्स का पेपर, वो किस कदर जो है वो आसान पेपर है। तो बस फिर टाइम क्यों ज़ाया करें, हम लोग शुरू करते हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट जो एंट्री पेपर हुआ है बायोलॉजी का 2020 का, 11 अक्टूबर को ये हुआ था। इसमें अनफॉर्चुनेटली 5 या 6 सवाल हैं जो मुझे कहीं से भी नहीं मिल सके, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में मादरत कर लूँ। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, उनके मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा, उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊँगा। ज़्यादातर सवाल तो आप देखेंगे सीधी सीधी स्टेटमेंट्स हैं और मैं वहाँ पर आपको फ़र्क बताऊँगा कि लेवल C1 और C3 के जो MCQs होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है, ताकि वो जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें लिखा है कि काफ़ी सारे MCQ C1 टाइप के होंगे, कुछ C3 कैटेगरी के होंगे, तो वो भी बच्चों को बड़ा पैनिक कर रहे हैं। तो बस देख लेते हैं इसको, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इससे पहले कि हम ये आज की काम अपना शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए लेक्चर का और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए नर्स के जो है वो पास पेपर जो है बना के रखा हुआ है, तो एक एक करके सारे सवाल इसके डिस्कस कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन पेपर है। मैं तो देख के हैरान हुआ कि वो इतना जो है वो शोर मचा हुआ है कि नम्स का पेपर, नम्स का पेपर, नम्स का पेपर, है कुछ भी नहीं। तो ये सोल्यूशन है नम्स बायोलॉजी पेपर का। मैं चूँकि बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी के पेपर को मैं जो है आपके लिए डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए भी किसी से रिक्वेस्ट करूँ कि वो पेपर सॉल्व करके और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें, तो उसको भी जो है हम देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जो पेपर हमारा शुरू हुआ है उसमें जो क्वेश्चन 121 है वो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के हैं, जो आपको पता है यही हमारा पैटर्न है। और यही हमारे पास जो MD कैट आने वाला नेशनल MD कैट उसमें भी ये होगा। और अगर सिंध गवर्नमेंट अगर MCAT लेती है तो उन्होंने भी यही जो है वो प्लान किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 121 है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास। अच्छा, इस पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैंने देखे तो दे एक्चुअली पजल्ड मी, मुझे समझ नहीं आया कि समझने वालों का मतलब क्या है। उनमें से ये पहला सवाल भी है। अब फीडबैक मैकेनिज्म हमें पता है दुनिया के शायद ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म जो है ऑपरेट ना करते हो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मगर इन्होंने स्पेसिफिकली हमसे किसी एक क्लास का पूछा है तो हम जो है वो क्लास मैमेलिया की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि थर्मोस्टेट और ये सारी चीज़ें वो हम मैमल्स के पास ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो मैमल्स हैं दे आर द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉर मी इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा वो क्लास मैमेलिया होगा। इट्स 121 का ऑप्शन डी होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सवाल हमारे पास है, द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल इज टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता है कि जो पेपिलरी मसल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद दी वेल्व्स ऑफ हार्ट। और जब सिस्टोल होती है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और वेंट्रिकल में बहुत इमेंस प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, तो ये पेपिलरी मसल मेक श्योर करते हैं कि जो वेल्व के कस्प है वो इवर्ट ना हो जाएँ, वो पलट ना जाएँ, उलट ना जाएँ, खुल ना जाएँ एट्रिया के अंदर। क्योंकि अगर वो एट्रिया के अंदर चले गए तो हमारे पास वेंट्रिकल से ब्लड जो है एट्रिया में जाने लग जाएगा। तो ये जो डिस्कशन मैंने आपसे की इसी से हमें पता लग गया कि इसका जो ऑप्शन बी है, द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल इज टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एट्रिया। तो इनटू द एट्रिया उन्होंने नहीं लिखा, वेंट्रिकल जब भी ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली वो एट्रियम में ही जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा उसका आंसर बी होगा। फिर चूज द करेक्ट पाथवे फॉर फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, अब ये सिंध बोर्ड के बच्चे जो इसको देख रहे हैं
वो बिल्कुल इसको देख के परेशान ना हो, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो नम्स वाले फेडरल बोर्ड की बुक से बनाते हैं, और फेडरल बोर्ड की बुक में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये फेडरल बोर्ड की बुक से बने हुए सवाल हैं, तो इसलिए आपको थोड़े से स्ट्रेंज लग रहे होंगे। तो चूज़ द करेक्ट पाथवे फॉर ब्लड टू फ्लो। नाउ आर्टीरियोल से मेड आर्टीरियोल से थ्रूफेयर चैनल्स, और वहाँ से कैपिलरीज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा डिटेल है जिन लोगों ने फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ी है, पंजाब बोर्ड की बुक भी नहीं, जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है वो जिन लोगों ने पढ़ी है तो वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ना इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय, याद कर लीजिए, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय स्टमक, ये इसमें लिवर को टिक हुआ है, ये गलत टिक हुआ है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज बाय स्टमक, और ये हमें विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और ये हमारे जो प्राइडल सेल्स होते हैं स्टमक के, जो कि हमारा HCl प्रोड्यूस करते हैं, वही जो है वो सिक्रेट करते हैं, याद रखिएगा। नाउ गैस एक्सचेंज प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू दी, ये तो बहुत ही आपको, अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ रिकॉल करना है। आपको याद है प्लांट के अंदर जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं वो लीव्स हैं, और जो लीव्स हैं वो गैस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं ये हमारे जो होते हैं वो C1 लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं गैस एक्सचेंज प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, इसके आंसर होगी। इसी तरह के ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, अब देखें जहाँ हमने ऑर्गेनिक सॉल्यूट सुना, ऑर्गेनिक सॉल्यूट इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपेयर्ड फूड, वी आर टॉकिंग अबाउट सुक्रोज, और आपको पता है कि सुक्रोज प्लांट में जो सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम की, वो जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो C इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिकॉलिंग हो रही है। तो ये जो रिकॉलिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं दे आर कॉल्ड C1 लेवल क्वेश्चन। C1 इज एक्चुअली फॉर कॉग्निटिव लेवल 1, जहाँ पे आप सिर्फ चीज़ें रिकॉल करें, स्टेटमेंट पढ़ें, चीज़ें रिकॉल करें और जवाब दे दें। द ओनली वन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में आपको पता है यूजुअली दे कंटेन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एक ही वेन है, वैसे तो दो हैं, मगर चूँकि आपका लेवल अभी छोटा है तो वो आपको एक ही कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन इज द आंसर। अब आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ चीज़ें रिकॉल करनी पड़ रही। तो दीज आर दी लेवल 1 या लेवल C1 क्वेश्चन। द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी, अब देखो ये भी एक बड़ा एम्बिगुअस सवाल है, मैं इसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। हमें पता है मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट तीनों का इम्यूनिटी में रोल है, बट जब डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी की हम बात करेंगे तो मैं लिम्फोसाइट के साथ जाऊँगा, क्योंकि जो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है उसमें आप होता है मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, और वो सारा का सारा जो है वो लिम्फोसाइट का सिस्टम है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द ब्लड, अनडाउटेडली एओर्टा इज द ब्लड वेसल विच रिसीव्स ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, इसलिए उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है इज इमेंस, इज मैसिव, बहुत ज़्यादा होता है। नाउ ऑटोइम्यून डिजीज एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, या एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉयड। सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, जब आपका ही इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम ऑटो इम्यूनिटी का नाम देते हैं। तो ये जो होगा सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ इसका आंसर होगा। अच्छा, ये मैंने चूँकि किसी पेपर से इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, इसलिए ये आपको थोड़ा सा डल कुछ लग रहा होगा, इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं होना है। वो आपके पास अगर सही पेपर है तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ओके, यूरिन लीव द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड, अब ये हर किसी को पता है कि जब यूरिन किडनी में से निकलता है तो वो यूरेटर के थ्रू निकलता है, तो C इज द आंसर। डाइजेशन ऑफ विच फूड कॉम्पोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, आपको याद है स्लाइवा, वी हैव स्लाइवा, स्लाइवा वी हैव स्लाइवरी अमाइलेज, और अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को शुरू कर देता है, तो C इसका आंसर होगा। इन ह्यूमन गट काइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखो ये भी चीज़ वो है जो सिंध बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की किताब में नहीं लिखी हुई, ये फेडरल बोर्ड की किताब में लिखी हुई है कि जब लैक्टील एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको, हमारे फैट्स को, तो उनको प्रोटीन के साथ मिला के काइलोमाइक्रोन्स बनाया जाता है, और काइलोमाइक्रोन्स को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर के बाद, फिर लिवर उनको मॉडिफाई करता है। तो फैट्स एंड प्रोटीन्स, B शुड बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, तो ये लेवल C क्वेश्चन है, C3। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, अब देखो यहाँ पे सिर्फ चीज़ रिकॉल करनी है, सोचना भी नहीं है। हमें पता है डार्क रिएक्शन, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हमें पता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो D इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, अब याद करें ग्लूकागॉन वो हार्मोन था जब तब रिलीज होता है जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो रहे हो, तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन नहीं हो सकता। डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन वो नहीं करता, वो इंसुलिन का काम है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एम्प इन टारगेट सेल, अब ग्लूकागॉन चूँकि प्रोटीन हार्मोन है और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को इस्तेमाल करता है, तो आई वुड लाइक टू गो विद D, कि जो D इसका आंसर होगा कि प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एम्प, वो मुझे सही लग रहा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स आर,
अब देखो ऑलमोस्ट की बात क्या हो रही है, फ्यू की बात नहीं हो रही, तो आपने याद रखना है दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ज़्यादातर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं एंड दे टेंड टू ऑस्मो रेगुलेट, अदरवाइज समंदर सारा पानी उनका खींच लेगा, इसलिए वो ऑस्मो रेगुलेटर होंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बहुत थोड़ा सा इसका एक कॉम्पोनेंट है, छोटा सा। इन मैरीन इन्वायरमेंट द आयन सिक्रेटेड बाय किडनी इज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब ये भी एक बहुत एम्बिगुअस सवाल है, इसने मुझे बड़ा पजल किया। अब देखिए मेरी बात सुने, अब हमें पता है कि जो मैरीन फिशेज होती हैं दे हैव सॉल्ट ग्लैंड इन दियर गिल्स, और जो सॉल्ट ग्लैंड होते हैं जैसे ही वो पानी पीती हैं उनमें से सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकाल देते हैं। तो अब सोडियम और क्लोराइड दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। पोटेशियम अगर है तो आई डिडंट न्यू इट, मैग्नीशियम अगर है तो आई डिडंट न्यू इट, सोडियम और क्लोराइड मुझे दोनों सही लग रहे हैं, बट चूँकि बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। तो अगर इसका किसी के पास कोई और हल हो, कोई सोल्यूशन हो तो काइंडली मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा ज़रूर, और रीज़न भी दीजिएगा साथ कि अगर पोटेशियम है तो क्यों है, मैग्नीशियम है तो क्यों है, बताइएगा ज़रूर। ओके, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी थर्मोस्टेट, ये तो हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में भी हमने पढ़ा और हमने थर्मो रेगुलेशन में भी पढ़ा कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है इट एक्ट्स एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सेट करके रखता है, तो हाइपोथैलेमस इसका आंसर होगा। द अपटेक ऑफ सोडियम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल इज कंट्रोल्ड बाय, अब ये हमें हार्मोन ऑफ नेफ्रॉन की बात हो रही है, तो एडीएच का आपको पता है किससे काम है, एडीएच से काम है वाटर की रीअपटेक से। थायरोक्सिन नेफ्रॉन पे एक्ट नहीं करता, ग्लूकोस्टिरोन एक्ट नहीं करता अगर कुछ है भी तो, बाकी बचा एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन इसका आंसर होगा। द मल्टीन्यूक्लियर मास ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड, अब देखो बोन फॉर्मिंग सेल्स की जहाँ बात आ गई, फॉर्मिंग सेल्स की, तो ऑस्टियोब्लास्ट का आंसर होगा, तो बी शुड बी द आंसर। चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंगल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ अब देखें ये बड़ा मजे का सवाल है, इस पर आपको थोड़ा सा सोचना है। जब मैंने प्लांट सेल की बात की तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो ग्लाइकेन है पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना, तो दे आर द C3 लेवल क्वेश्चन, जहाँ सोचना पड़े वो C3 लेवल, जहाँ सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉल करनी पड़े वो C1 क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो है ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको पता है आपको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान में, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ जो है वो मुस्तकिल राब्ते में हूँ, और वीडियो रेगुलर मैं उसके ऊपर सेशन आप लोगों से लाइव सेशन भी कर रहा हूँ, और आप बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पसंद भी कर रहे हैं, और व्यू भी बहुत उसके ऊपर आ रहे हैं। तो काइंडली अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, कंजूसी छोड़ दो बस, अब सही है ना, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करते हैं, वीडियो बंदा लाइक तो कर ही सकता है। चले, वे टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो जहाँ वर्ड आ गया कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट एक ऐसे प्रोप्लास्टिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो बाद में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये कुछ स्टोर नहीं करते। प्रोटीनोप्लास्ट नाम से पता लग गया कि प्रोटीन स्टोर करते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, इशियोप्लास्ट वो होते हैं जो बाद में क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं। इलायोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कि आपके फैट्स को जो है वो स्टोर करते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। वी टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, पैसिव मूवमेंट की बात हो रही है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में देख लें कौन सा लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस यहाँ लिखा हुआ है, तो डी इसका आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हमें सोचना पड़ेगा, डायग्राम ध्यान में लाना पड़ेगी। हमें बताया कि जो भी मेम्ब्रेन होती है इट हैज़ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स होते हैं ना, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्मिक एंड वाली होती है, याद कर लीजिए उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो बी इसका आंसर होगा, बी शुड बी द आंसर। फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू, जहाँ भी हम मैट्रिक्स फाइबर की बात करेंगे, साइटोस्केलेटन की बात करेंगे, दे अटैच देमसेल्फ विद प्रोटीन, तो डी इसका आंसर होगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ साइटोस्केलेटन सुना करें, जहन बना लिए करें कि उसका कोई ना कोई अल्टीमेट लिंक जो है किसके साथ होगा, उससे कोई ना कोई अल्टीमेट लिंक जो है वो आपके प्रोटीन के साथ होगा। डैश ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, सही है, प्लांट सेल वॉल हाल मजे की बात क्या है, प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, उसमें गोल्जी की तरह काम करने वाला एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इट्स कॉल्ड डिक्टायोसोम, बट ठीक है गोल्जी इज द आंसर। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देख लीजिए हार्ट कहाँ है और लिवर कहाँ है, तो स्टमक एंड लिवर है, मसल एंड स्टमक है, हार्ट एंड लिवर है, लिवर एंड मसल्स हैं। अब चूँकि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और मसल्स तो मसल्स होते हैं, तो आई विल गो विद डी, मेरे ख्याल में डी इसका आंसर है।
तो फॉर मी डी जो होगा लिवर एंड मसल, इट शुड बी द आंसर, क्योंकि हार्ट जो होता है इट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। बाकी हार्ट एंड लिवर भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। अरे हार्ट और लिवर का ऑप्शन मौजूद है ना, तो हार्ट और लिवर से आंसर होगा। देखें, इसीलिए कहते हैं कि जब भी एमसीक्यू क्या करें, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से, बहुत देखभाल के जो है सॉल्व किया करें। देखिए मैं भी इसमें गड़बड़ा गया ना, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखिए सिर्फ रिकॉल करना है, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, तो रेड ब्लड सेल शुड बी द आंसर। ओके, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमेलियन सेल्स आर। और देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहाँ बात करेंगे, प्रोटीन इसका आंसर होगा। तो किसी मैमेलियन सेल में आपको पता है जो ड्राई मास होता है सेल का, उसका जो मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ सॉरी प्रोटीन्स। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन। तो कार्बन देख लीजिए कहाँ है, बी इसका आंसर है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन है और सेकंड जो है वो कार्बन। तो रिकॉल कर लिया आप लोगों ने, फर्स्ट वॉज द ऑक्सीजन, सेकंड वन वॉज द कार्बन, तो कार्बन इसका बी इसका आंसर होगा। लेसिथिन इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेटिक एसिड विद कोलिन, याद कर लीजिए, तो बी इसका आंसर है। अब ये जो सिंध बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक शायद हो रहा हो। बाल फेडरल बोर्ड वाले तो ये पढ़ाते रहते हैं, तो कोलिन इसका आंसर होगा। NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। अब नाम में छुपा हुआ है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो इट्स अ डाइन्यूक्लियोटाइड, तो बी इसका आंसर होगा, नाम में बात छुपी हुई। What would be the number of nucleotide for a protein molecule of about 142 amino acids? Yes. अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको आप C3 या C4 कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। अब हमें पता है कि एक जो अमीनो एसिड होता है उसका जो जेनेटिक कोड होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेस पेयर्स, तो ऑल वी नीड टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई 142 बाई 3। देख लीजिए आंसर क्या आएगा, 142 को जब हम करेंगे 100 से करेंगे तो 300, 40 करेंगे तो 120, 426 इसका आंसर होगा, तो सी शुड बी द आंसर। हमें बताया एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 होते हैं, तो 142 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स सही है, लिपोप्रोटीन्स, आपको पता है लिपोप्रोटीन्स का आंसर होगा। प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं सारी मेम्ब्रेन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिपोप्रोटीन शुड बी द आंसर। नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर, एक्टिवेटर कहते हैं उसको। अच्छा, अब ये सिंध बोर्ड वाले जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एंजाइम के अंदर वो टोटली डिफरेंट है उससे जो फेडरल बोर्ड वाले पढ़ते हैं और जो नम्स वाले एग्जाम में देते हैं। तो अगर आप सिंध बोर्ड से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा आप फेडरल बोर्ड की बुक से जो एंजाइम वाला चैप्टर है उसको एक नज़र देख लीजिए। When inhibitors bind to enzyme other than active site, अब अदर देन एक्टिव साइट की बात हुई तो इसका मतलब एलोस्टेरिक साइट की बात हो रही है, एंड ऑल्टर दिस स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर को एक्टिव साइट को ऑल्टर कर देते हैं, तो इसका हमें पता लग गया वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की बात हो रही है क्योंकि वो एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सिंध बोर्ड वाले जो है कभी भी नहीं पढ़ते कि साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन, साइनाइड जो होते हैं बहुत खतरनाक जहर होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किल बाय इनहिबिटिंग डैश एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज याद कर लीजिए, वो जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर जो है सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था, हाँ यस, तो उसको ये जो है इनहिबिट कर देते हैं। ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड, यस। अब इसमें देखिए जब भी फीडबैक इनहिबिशन होती है या फीडबैक एक्टिवेशन होती है तो एक्टिव साइट से भी हो सकती है और एलोस्टेरिक साइट से भी हो सकती है, बट ये इनहिबिशन की बात करा तो आई विल गो विद एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे जब कोई मॉलिक्यूल जाके अटैच होता है तो वो जो सबस्ट्रेट होती है उसको एक्टिव साइट बाइंड होने से रोकता है, तो आई विल गो विद एलोस्टेरिक साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट नीड अ कोफैक्टर, इनमें से किसको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। हेक्सोकाइनेज को टूटना पड़ता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आई हैव नो आइडिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नीड एन एक्टिव कोफैक्टर। पेप्सिन मुझे ऐसे याद आ रहा है जो मैंने जो एंजाइम पढ़े हैं आज तक, आई डो नॉट नो अबाउट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये कोई बायोकेमिस्ट्री वाले या फिर मॉलिक्यूलर वाले जो सही बता सकेंगे। पेप्सिन के बारे में मुझे यहाँ तक पता है कि पेप्सिन को जो है वो कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। If another molecule having a shape very similar to the enzyme substrate bind to its active site, it would then dash the enzyme function. Another molecule की बात हो रही है, substrate की बात नहीं हो रही है। तो जब substrate like molecule आके अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट के ऊपर तो हमें पता है वो इनहिबिट कर देते हैं किसको,
एक्टिविटी ऑफ दी एंजाइम मॉलिक्यूल को, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात हो रही है, तो ये इनहिबिटर्स का आंसर होगा। देखिए यहाँ सोचना पड़ा तो ये C3 लेवल है। मायोफिब्रिल विद इन द मसल फाइबर कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ डैश एंड रिस्पेक्टिवली मायोसिन एंड एक्टिन। ऑब्वियसली थिक जो होती हैं वो मायोसिन होती हैं, थिन जो होती हैं एक्टिन होती हैं, वी एवरीबडी नोज इट। वर्टिब्री ऑफ नेक इज आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री आपको पता है ये बर्ड्स और मैमल्स के पास होती हैं, एम्फीबियंस के पास और फिशेज के पास नहीं होती हैं। दैट्स वाई एम्फीबियन और फिशेज जो होती हैं दे डू नॉट हैव नेक। सेम इज ट्रू विद रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियन फिश एंड रेप्टाइल दे डू नॉट हैव नेक। आपने कभी देखा मेंढक की नेक हो या मछली की नेक हो? नहीं होती। विच वर्टिब्रेट टुगेदर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्री, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, सी इज द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पाइनल नर्व इज 33 पेयर, नहीं 31 पेयर होते हैं। मोस्टली मिक्स्ड नर्व्स, मोस्टली मिक्स्ड नर्व। ओके। डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेंट्री न्यूरॉन्स, ये भी ठीक है। वेंट्रल रूट कंटेन मोटर न्यूरॉन्स, ये भी ठीक है। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइनल नर्व। अच्छा अब देखें, फिर मैं घूम गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइनल नर्व ना, तो ये रूट तो स्पाइनल नर्व की से पहले होती है। तो स्पाइनल नर्व तब बनती है जब डॉर्सल और सेंसरी रूट आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, तो स्पाइनल नर्व बना लेती हैं। तो इसमें बी इसका आंसर होगा, मोस्टली मिक्स्ड नर्व। मोस्टली नहीं, दे आर ऑलवेज मिक्स्ड इन नेचर, ये हमेशा मिक्स्ड नर्व होती हैं। इन डैश इज समटाइम गिवन बाय इंजेक्शन एज एन एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक अरेस्ट। एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, ये पता नहीं, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का आंसर होगा। ये बिल्कुल मैंने जहाँ तस्वीर लिया आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हिला हुआ है और बिल्कुल ब्लर हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने पढ़ दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, डोपामिन ठीक है, डोपामिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, सोडियम आयन नहीं है, कैल्शियम आयन है। देखो ये तो ये को सवाल है करने वाले, और ये एंट्री टेस्ट के सवाल है, और ये उन मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट हैं जिनको आप बहुत आसमानी मेडिकल कॉलेज समझते हैं ना, आर्मी मेडिकल कॉलेज पता नहीं कौन कौन थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कितने आसान, ये तो बिल्कुल अब तक तो बिल्कुल आसान चल रहा है टेस्ट। विच हार्मोन इज केमिकली एस्टेरॉइड, यस केमिकल। एडीएच नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, कॉर्टिजोन, इंसुलिन। अब एडीएच, थायरॉक्सिन, इंसुलिन ये तीनों तो प्रोटीन हार्मोन है, तो कॉर्टिजोन ही इसका आंसर होगा। वैसे बेसिकली जो गोनेट्स के और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं दे आर स्टीरॉइड हार्मोन्स। तो कॉर्टिजोन इज द हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये स्टीरॉइड होना चाहिए। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। देखें पूरी बॉडी रिलीज कर दी, तो हम देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके। एंडोर्फिन आर रिलीज बाय ब्रेन ओनली, तो ये नहीं हो सकता। सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, तो ये भी नहीं हो सकता। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय किडनी, तो एंडोर्फिन ब्रेन से हो गए, सिक्रेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया, एरिथ्रोपोइटिन किडनी से हो गया, बाकी बचा प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए ये है एजुकेटेड गेस कि इवन अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी पता हो तो आप सवाल को थोड़ा सा वर्कअप करके उसका जवाब पता चला सकते हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। विच ब्रेन पोर्शन रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन, यस सेरिबेलम। कोऑर्डिनेशन, बॉडी पोजीशन, मसल कोऑर्डिनेशन नंबर 1, बॉडी पोजीशन नंबर 2, बॉडी बैलेंस नंबर 3, ये तीनों आपको पता है सेरिबेलम कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम इसका आंसर होना चाहिए। द ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग द oogenesis स्टिमुलेटेड बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब oogenesis हो रही होती है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करवा रहा होता है, तो फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करवा रहा होता है और स्टिमुलेट करवा के जो है वो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवा रहा होता है, तो एफएसएच इसका आंसर होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली नहीं हो सकता, मेल हार्मोन है। इनिबिशन हार्मोन पता नहीं कौन सा हार्मोन लिख दिया उन्होंने। एलएच हार्मोन आपको पता है ओव्यूलेशन के टाइम इस्तेमाल होता है, oogenesis के टाइम इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, इन ह्यूमन मेल्स इनिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय इनिबिन, सार्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, हेंसन रोड सेल्स और इंडस्ट्रियल सेल। सार्टोली सेल मुझे ऐसा क्लिक हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इनिबिट करना सार्टोली सेल्स का काम है ना। सार्टोली सेल्स, मेरे ख्याल में सार्टोली सेल्स आंसर होगा इसका। अब ये भी जो सिंध बोर्ड वाले बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो पढ़ते ही नहीं है, ये फेडरल बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है तो वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 172, 173, 174, 175, 176, 177, ये वो क्वेश्चन हैं जो मुझे कहीं से भी नहीं मिल सके। मैंने कई जगह से इनको ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली 3-4 सोर्सेज से मैंने पेपर जो मुझे मिला उसमें ये 6-7 सवाल मुझे नहीं मिले हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास ये सवाल हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके मुझसे शेयर कर ले, तो मैं इसके आंसर भी जो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कंजूसी ना किया करो, वीडियो लाइक किया करो। ओके, क्वेश्चन 178 है, विद इन द क्रोमोसोम ईच क्रोमेटिड कंटेन डैश मॉलिक्यूल। एक क्रोमेटिड या एक क्रोमोसोम कंटेन सिंगल मॉलिक्यूल। अगर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है तो 2 हो जाएंगे, वो जो इंटरफेस में आपको नजर आते हैं और सेल डिवीजन में नजर आते हैं, बट जो क्रोमेटिड की बात करेंगे तो उसमें एक ही डीएनए होगा। तो A1 इज द आंसर। Modification in organization of basic pentadactyl limb structure found in vertebrate provide good evidence for the principles of yes, adaptive radiation, convergent evolution, genetic drift and inheritance. Inheritance required character ये नहीं हो सकता, हमें पता है, वो यूज और मिस यूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ये नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं हो रहा है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, काम एक ही कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप देखते हो बैट का विंग, उसकी डेवलपमेंट किसी और तरीके से होती है। आप देखते हो जो फ्लाई होती है मक्खी, उसका विंग, उसकी डेवलपमेंट कुछ और तरीके से होती है। आप देखते हो कॉकरोच का विंग, उसकी डेवलपमेंट कुछ और तरीके से होती है। बट जो विंग होते हैं अल्टीमेटली दे हैव फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। तो अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलके एक काम कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और एक स्ट्रक्चर से अगर डिफरेंट काम हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ देख रहा हूँ तो ये 3 मैंने रूल आउट कर लिए, तो एडेप्टिव रेडिएशन इसका आंसर होना चाहिए, adaptive radiation. So I'll go with A. Which one of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs and other parts of the body? Cystic fibrosis की बात हो रही है। Cystic fibrosis में ये होता है। Oxygen released into atmosphere comes from, अभी photosynthesis की अगर बात पूछ रहा है तो water। अब देखो सिर्फ रिकॉल करना है और हमारे सवालों को जवाब हो रहा है, तो ये हमारे C लेवल 1 की जो है वो क्वेश्चन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन यीस्ट इज। अब देखो ये ट्रिकी सवाल है, इसमें आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई ताकि आप इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करें। देखो इसने फर्मेंटेशन नहीं पूछा है, इसने ग्लाइकोलाइसिस पूछा है। ग्लाइकोलाइसिस कहीं भी खत्म हो उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट ही होता है, याद रखिएगा। तो पायरुवेट शुड बी द आंसर, याद रखनी है, बात भूलनी नहीं है। इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप वाज। वैक्सीनेशन की बात कर रहा है। बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होगी, स्मॉल पॉक्स इज वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ को सबसे पहले सक्सेसफुली ट्रीट किया गया था, तो वायरल डिजीज़ की बात हो रही है। तो वायरल डिजीज़। डैश इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरॉइड, ये मेरे ख्याल है वायरॉइड उसको कह रहे हैं हेपेटाइटिस डी डीएनए को, क्योंकि काफ़ी वो स्मॉल साइज़ का होता है, तो हेपेटाइटिस डी इसका आंसर होना चाहिए। न्यूमरस opportunistic disease might attack a person suffering from which of the following disease? Acquired immune deficiency syndrome। इसलिए उसका नाम ही एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें लैकिंग हो जाती है, और उस लैकिंग की वजह से सारी गड़बड़ होती है। तो जिस बंदे को एड्स होती है वो एड्स से थोड़ी मरता है, वो नमूनिया से, डायरिया से, किसी स्किन इन्फेक्शन से, इस तरह के इन्फेक्शन से मरता है बेचारा। तो ये बात है मेरे की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फा इंटरफेरॉन एंड रेबाविरिन, यस, कीमोथेरेपी की बात हो रही है। रेबाविरिन और इंटरफेरॉन दोनों दे आर एंटी वायरल ड्रग्स, तो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। अच्छा, ए और जो हेपेटाइटिस ए जो होता है इट्स सेल्फ लिमिटिंग वायरस, डी बहुत रेयर होता नहीं है, बी और सी का प्रॉब्लम है, तो सी इसका आंसर होगा। सी शुड बी द आंसर, क्योंकि रेबाविरिन और इंटरफेरॉन से हेपेटाइटिस सी को जो है ट्रीट किया जाता है। अब बी की आपको पता है वैक्सीन अवेलेबल है। सिस्ट आर नॉट रेजिस्टेंट टू हीट बट स्पोर्स आर, तो हीट इसका आंसर होगा। ये तो टिपिकल देखो ना, बुक की ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने उठाई हुई। हीट शुड बी द आंसर। इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ द डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। देखो एक्सपोनेंशियल की जहाँ बात आ गई वहाँ लॉग फेज की बात आ गई, यानी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं कि आपकी सोच है, तो लॉग फेज शुड बी द आंसर। सेलेक्ट अ मेथड विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। सेलेक्ट अ मेथड विच कॉजेज the oxidation of chemical constituent of bacterial cell। हाँ भाई सिंध बोर्ड वालों, दिया जा रहा है जवाब या नहीं दिया जा रहा है इसका? बेटा ड्राई हीट, जब ड्राई हीट आप देते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, या माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ेंगे हमें, तो हमने मेडिकल कॉलेज में हमें इत्तेफाक हुआ पढ़ने का, तो ड्राई हीट जब आप देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। हाउ डज कीमोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस? ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है डिफर करती है। कीमोसिंथेसिस में आपको पता है जो केमिकल एनर्जी आती है वो केमिकल मॉलिक्यूल से आती है, फोटोसिंथेसिस में जो है वो सन से आती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नो, क्योंकि एंड प्रोडक्ट इसका ग्लूकोज ही होगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कीमोसिंथेसिस भी करते हैं।
मुझे तो इसमें ए आंसर लग रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी द आंसर। विच वन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दी मोड्स ऑफ लोकोमोशन। अब मुझ में से लोकोमोशन की मोड में कौन सा डिफरेंट है? देखो, अमीबा सूडोपोडिया से मूव करता है, पैरामीशियम सीलिया से मूव करता है, फोर आर्म्स पता नहीं क्या है, आई डिडंट न्यू अबाउट देम। रेडियोलैरियन तो ये अमीबा की एक टाइप है, ये सूडोपोडिया से मूव करता है। तो अब देखो, इसमें हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अमीबा और रेडियोलैरियन दोनों सूडोपोडिया से मूव कर रहे हैं, तो ये तीसरा भी शायद सूडोपोडिया से मूव कर रहा होगा, पैरामीशियम सीलिया से मूव करता है। तो ये डिफरेंट जो होगा ये पैरामीशियम में होगा। अब मैंने इसमें ये इसको कहते हैं एजुकेटेड गैसिंग करना। ओके, एस्पाजिलोसिस फंगल इन्फेक्शन अगर तो ओनली इन डैश एड्स पेशेंट, इसमें आंसर सही है, बट ओनली का जो इसने लगाया ना जुमला, इसने सवाल को थोड़ा सा डाउट में डाल दिया है, क्योंकि एस्पाजिलोसिस नॉर्मल लोगों को हो सकती है बट वो इतनी सीवियर नहीं होती, एड्स वालों को सीवियर होती है बहुत, ये फ़र्क है। सेलेक्ट सीसाइल जू फ्लैजिलेट। ओके, ट्राइकोनोमिफा ट्रिपनेसोमा तो वो है, क्वानोफ्लैजिलेट इसका आंसर होगा। बाकी ये जो तीनों की तीनों हैं ये फ्लैजिलेटेड हैं और ये मूव करते हैं, और ये जो क्वानोफ्लैजिलेट हैं ये सीसाइल होते हैं। आई न्यू अबाउट देम। मैनी डैश एक्सपेल लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, प्रोटोजोआ। याद कर लीजिए, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इज ए मेथड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Okay, chlorophyta are considered to be closest to plant but do not resemble plant in having, okay, chlorophyll A and chlorophyll B नहीं इनके पास होता है। ये क्लोरोफाइटा हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। ओके, स्टार्च या स्टोर्ड फूड वो भी होता है, सेल्यूलोज की सेल वॉल भी होती है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, डी इसका आंसर होगा, क्योंकि शुरू वाले जो तीन में आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो प्लांट में और इनमें सेम होते हैं, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड, यस, कोनिडियोस्पोर्स, क्योंकि ज़ूस्पोर, एस्कोस्पोर, बेरियोस्पोर नहीं होते, कोनिडियोस्पोर्स का आंसर होना चाहिए। विच कैरेक्टरिस्टिक लीड टू एवोल्यूशन ऑफ सीड, यस, हेट्रोगेमस कंडीशन, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी, ओके, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। एवोल्यूशन ऑफ सीड, देखें दो चीज़ें में हो सकती हैं, एक तो एम्ब्रियो को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसका आंसर हो सकता है। हेट्रोस्पोरी सिर्फ और सिर्फ सीडेड प्लांट्स के अंदर नहीं होती है, और बाकी कुछ और प्लांट्स उनमें भी होती है। जैसे आपको पता है कि जो स्लेजिनिला है, जो आपके पास सेकंड ग्रुप है प्लांट्स का, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं क्या, सिलोप्सिडा के बाद दूसरा कौन सा था, स्फिनोप्सिडा तीसरा था, सिलोप्सिडा जो लाइकोप्सिडा। तो जो लाइकोप्सिडा हैं उनमें हेट्रोस्पोरी होती है, लाइकोपोडियम में नहीं होती, स्लेजिनिला में होती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन का आंसर होगा, तो मेरे ख्याल है एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज द आंसर। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स नो, एम्ब्रियो सीड जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज द आंसर मेरे ख्याल है। द टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ, ओके, ओवरटॉपिंग होती है, प्लानेशन होती है, हेट्रोस्पोरी इसका आंसर होगा, क्योंकि हेट्रोस्पोरी का ताल्लुक लीफ से नहीं है, हेट्रोस्पोरी का ताल्लुक जो है वो किसी और चीज़ से है, तो आई विल गो विद हेट्रोस्पोरी, मुझे इसमें हेट्रोस्पोरी सही लग रहा है। द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एडेप्टिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म, नो डाउट अबाउट दैट। दुनिया में जितने भी लैंड ड्वेलिंग प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो एंजियोस्पर्म्स हैं, तो उसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके, एस्टिटी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रेडियल ट्यूब्स, यस, प्लेटिहेल्मिन्स, आपने याद है प्लेनेरिया के अंदर जो है आपने प्रोटोनेफ्रेडियल सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जनाब अली, ये हमने नम्स का जो टेस्ट है 11 अक्टूबर 2020 वाला वो सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा। आपने देखा किस कदर आसान ये पेपर है, और मैं जो इसमें बड़ी हैरत कर रहा हूँ उस पेपर के अंदर, वो मैं ये हैरत कर रहा हूँ कि इसके अंदर इन्होंने जेनेटिक क्रॉस नहीं दिया हुआ है एक भी, तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल जेनेटिक क्रॉस ऑफ ब्लड ग्रुप रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपको पता है अभी जो नम्स वालों ने सिलेबस दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो वेरिएशन जीन में से जो है वो सवाल देंगे, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस की रखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो ये हमने सारा पेपर डिस्कस कर लिया। अब आप मेरे चैनल को लाइक भी कर चुके होंगे, अब तक सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। फिर भी एक दफ़ा मैं फिर आपको कहता हूँ कि अगर आपने कोई वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।